प्यारे बच्चों, क्लास 12 आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों बच्चों के लिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सेम ही है। और 21/12/2023 को मॉक टेस्ट फर्स्ट मतलब आज से मॉक टेस्ट इकोनॉमिक्स का शुरू हो चुका है। इसका जो क्वेश्चन आया था उसी का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सारे प्रश्न परीक्षा उपयोगी है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और विशेषज्ञ द्वारा ये क्वेश्चन को तैयार किया गया है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। देखिए, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये अर्थशास्त्र के जनक जो है आपका एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है, तो धन का विज्ञान है। तो पहला का आपका बी हो गया। दूसरा है, सबसे पहले मैक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। तो मैक्रो या माइक्रो, मैक्रो मतलब हो गया समष्टि अर्थशास्त्र और माइक्रो अगर रहता तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। इस शब्द को या इसे विभाजित करने का काम जो है वो रैगनर फ्रिश ने किया था। तो यहाँ पर दूसरा का आपका सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कैसे उत्पादन किया जाए, इसका संबंध किससे है। तो उत्पादन की तकनीक का चुनाव, उत्पादन वितरण की समस्या है, साधनों की कुशल प्रयोग की समस्या या साधनों के विकास की समस्या। तो यहाँ नाम से ही पता चला कैसे उत्पादन किया जाए, मतलब श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए कि पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन किया। इसका मतलब है कि उत्पादन की तकनीक का चुनाव करने की समस्या है। तो आपका तीसरा का ए हो जाएगा। चौथा है आपका, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर सभी मतलब मान लीजिए हम रोटी खा रहे हैं और मान लीजिए 5 रोटी खाए, तो 5 रोटी से जो उपयोगिता मिला सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो हमको प्राप्त होगा कुल उपयोगिता, मतलब TU। TU क्या होता है, तो सिग्मा MU इसका फॉर्मूला होता है, मतलब कुल उपयोगिता फॉर्मूला है सिग्मा MU। मतलब प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता को भी अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल उपयोगिता ज्ञात होता है। फिर आपका, एक वस्तु एक प्रयोग की दशा में उपभोक्ता संतुलन की क्या शर्त है। यहाँ उपभोक्ता संतुलन की शर्त को पूछा जा रहा है, तो इसका शर्त हो जाएगा MU = P। मतलब एक वस्तु पर इस तरह ये फिगर है आपका, ये है आपका सीमांत उपयोगिता रेखा, ये है आपका मूल्य का रेखा, ठीक है। जहाँ दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब ई बिंदु पर बराबर हो रहा है तो ये संतुलन बिंदु होगा। ऐसा व्याख्या कौन किया था, तो मार्शल ने किया था। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता संतुलन वहां होगा जहां पर MU = P होगा, मतलब सीमांत उपयोगिता बराबर हो मूल्य के। तो उनका पहला सिद्धांत भी ये था। तो यहाँ पर पांचवा का आपका सी हो जाएगा। छठा है, अंधिमान वक्र का सिद्धांत किसने दिया। अंधिमान वक्र को हम लोग तटस्थता वक्र भी बोलते हैं, उदासीन वक्र भी बोलते हैं। तो इसको हिग्स और एलेन ने दिया था। 1936 में अपना किताब लिखे थे वैल्यू एंड कैपिटल, और उसमें उदासीन वक्र की व्याख्या विस्तार से किए थे। तो उसी में उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, तो हिग्स एवं एलेन हो जाएगा। सातवां है आपका, गिफेन पदार्थों की मांग वक्र का ढाल कैसा होता है। देखिए, गिफेन वस्तु मतलब घटिया वस्तु, घटिया वस्तु मतलब होता है वो मांग का अपवाद होता है। मांग क्या है, तो मांग का नियम बताता है कि मूल्य बढ़ने पर मांग घटेगा और मूल्य घटने से मांग बढ़ेगा, मतलब मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है। अर्थात मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है, लेकिन गिफेन पदार्थों में मतलब घटिया पदार्थों में ये मांग का चूंकि अपवाद है, तो इसमें मांग की रेखा नीचे से ऊपर दाहिनी ओर उठेगी। तो यहाँ पर सातवां का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऊपर की ओर उठता हुआ हो जाएगा। आठवां है, प्रतिस्थापन वस्तु का उदाहरण है। प्रतिस्थापन वस्तु मतलब एक के जगह दूसरा वस्तु का यूज करना। तो कलम और स्याही क्या है, ये पूरक वस्तु है। चाय और कॉफी ये है आपका प्रतिस्थापक वस्तु, मतलब चाय नहीं मिलेगा तो कॉफी से काम चला लेंगे, कॉफी नहीं मिलेगा तो चाय से काम चला लेंगे। तो ये एक के जगह हम दूसरा का प्रयोग कर सकते हैं, वैसी वस्तु को ही हम लोग प्रतिस्थापक वस्तु बोलते हैं। इसीलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। 9वां क्वेश्चन है, मांग का नियम किन वस्तुओं पर लागू होता है। तो मांग का जो नियम है, मांग का क्या नियम है कि मूल्य बढ़ता है तो मांग घटता है, मूल्य घटता है तो मांग बढ़ता है। तो ये मांग का नियम है जो क्या है, समान वस्तुओं पर लागू होता है। तो यहाँ पर 9वां का सी हो जाएगा।
10वां है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर तत्व पूछ रहा है तो वस्तु की प्रकृति भी है, आय का स्तर भी है और कीमत स्तर है, तीनों है, इसलिए सभी हो जाएगा। 11 है कुल लागत, टीसी का सूत्र लिखे। तो टीसी बराबर क्या होता है, तो कुल लागत बराबर होता है टीएफसी मतलब कुल स्थिर लागत प्लस टीवीसी मतलब कुल परिवर्तनशील लागत, मतलब कुल स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को यदि हम जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा कुल लागत। कहने मतलब है स्थिर लागत क्या हुआ, मान लीजिए हम एक चाय का दुकान खोल रहे हैं, गिलास केतली पंखा चूल्हा ये सब जो हमको सामान खरीदना पड़ेगा, मेरा दुकान चले चाहे ना चले ये हमको सामान खरीदना ही है, तो ये मेरा स्थिर लागत कहलाएगा, समझे। उसके बाद दुकान मेरा चल पड़ा, ग्राहक बहुत आ रहे हैं, चाय का बिक्री बढ़ गया, तो हमको क्या चीज़ बढ़ेगा, दूध चीनी चायपत्ती, ये हमको ज़्यादा मात्रा में लेना होगा। यदि ग्राहक कम है तो कम मात्रा में लेना होगा, तो ये उत्पादन के हिसाब से घटते बढ़ते रहेगा, इसीलिए इसको कहेंगे परिवर्तनशील लागत, इसलिए ये कुल परिवर्तनशील लागत। तो मेरा जो कुल लागत होता है वो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होता है, इसीलिए आपका 11 का आपका बी हो जाएगा। और सॉरी बी, यहाँ हम ए ऑप्शन को ठीक से नहीं देख पाए थे, इसीलिए टीसी बराबर एसी गुने क्यू भी है और टीसी बराबर टीएफसी प्लस सी, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 11 का सी। फिर है यदि पूर्ति वक्र y अक्ष के समानांतर हो तो पूर्ति की लोच कितनी होगी। देखिए समानांतर बोल रहा है तो ये हो गया, ये है आपका y अक्ष, ये है आपका x अक्ष, इसके समानांतर, तो इसके समानांतर ये रेखा है, तो इसमें मांग की जो लोच होती है वो क्या होगी, तो यहाँ पर मांग की लोच आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ई बराबर 0, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि इस तरह वक्र रहता एक्स अक्ष के समानांतर, ये है आपका एक्स अक्ष, इसके अगर समांतर रहेगा तो मांग की लोच क्या हो जाएगी, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ई बराबर इन्फिनिटिव, तब ये हो जाएगा ई बराबर इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब चूंकि वाई अक्ष के समानांतर बोल रहा है तो ई बराबर 0 होगा, मतलब मांग की लोच 0 हो जाएगी। इसको हम लोग बेलोचदार वस्तु में मांग की लोच 0 होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है त्याग किए गए उत्तम विकल्प की लागत कौन सी लागत कहलाती है। तो यहां पर हो जाएगा अवसर लागत, इसको हम लोग कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद 14 नंबर वस्तु की एक इकाई बेचने से कुल आगम टीआर में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है। तो इसको हम लोग सभी जानते हैं, जहां अतिरिक्त इकाई में वृद्धि हो रही है वो सीमांत आगम कहलाता है। तो यहां पर आपका होगा सीमांत आगम मतलब एमआर। किस प्रकार का बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। तो फर्म कीमत जो स्वीकारक होती है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है, मतलब फर्म जो है वो उद्योग द्वारा निर्धारित किए कीमत को स्वीकार करती है, इसीलिए कीमत स्वीकारक इसको बोला जाता है, ये पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। 16 नंबर है पूर्ण प्रतियोगिता दशा में फर्म की संतुलन का एक शर्त है। तो एक शर्त है यहाँ पर एम आर यहाँ बराबर छूट गया, यहाँ हो जाएगा आपका एम आर बराबर एम सी, ये संतुलन का एक शर्त है। पहला शर्त यही है एम आर बराबर एम सी, जिसको हम लोग आवश्यक शर्त कहते हैं, और दूसरा शर्त है आपका एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, ये दूसरा शर्त है। तो चूंकि यहाँ एक शर्त बोल रहा है इसीलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है आपका लघुत्तरीय प्रश्न, सीमांत उपयोगिता की परिभाषा दे। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। तो उपभोग की गई वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसका फॉर्मूला है mu बराबर एन टी एच, मतलब एन इकाई तक TUN-TUN-1, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं mu बराबर डेल्टा TU बट्टा डेल्टा Q। ये दोनों फॉर्मूला है सीमांत उपयोगिता की। ये फॉर्मूला कब यूज होगा और ये कब यूज होगा, तो ये फॉर्मूला यूज होगा जब आपका संख्या में दिया रहेगा। जैसे मान लो पहला इकाई का उपभोग किए तो हमको 10 उपयोगिता मिला, दूसरा इकाई का उपभोग किए तो हमको 12 उपयोगिता मिला, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा है TUN। TUN मतलब अगर यदि हम दूसरा इकाई का अगर हम सीमांत उपयोगिता निकाल रहे हैं तो TUN मेरा 12 कहलाएगा, मतलब 12।
फिर माइनस TUN माइनस 1 मतलब इसके एक पहले वाला, तो एक पहले क्या है 10 है, तो 12 में 10 को घटा देंगे तो 2 मेरा हो जाएगा जो सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। अब यदि यहाँ 3 इकाई रहे, 3 इकाई, अब हमको अगर सीमांत उपयोगिता ज्ञात करना है तो फॉर्मूला में हम लोग कैसे बैठाएंगे, TU तीसरा इकाई का यदि हम निकाल रहे हैं तो TUN मेरा कहलाएगा 14 और माइनस TUN माइनस 1 मेरा कहलाएगा 12, तो 14 में 12 को घटा देंगे तो वो मेरा सीमांत उपयोगिता निकल जाएगा। तो जब संख्या में दिया रहे तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब यदि आपका दिया रहेगा कुल उपयोगिता बराबर दिया रहेगा AX² और बोलेगा इसका सीमांत उपयोगिता निकालिए, तब ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला काम करता है। इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका हो जाएगा डेल्टा TU बट्टा डेल्टा X, यही हो जाएगा आपका सीमांत उपयोगिता। इसका डेरिवेटिव अगर हम लोग निकालते तो 2AX हो जाएगा, तो ये मेरा कहलाएगा सीमांत उपयोगिता, मतलब ये इस फॉर्मूला के आधार पर होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे सीमांत उपयोगिता मतलब होता है अतिरिक्त इकाई, मतलब एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या अभिप्राय, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से यहाँ होना चाहिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार की दशा को संबोधित करती है जिसमें क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है, मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला बहुत ज़्यादा होते हैं तथा प्रचलित कीमत पर समरूप वस्तुएं बेची जाती है, मतलब सब एक ही दाम पर एक ही जैसा वस्तु बेचेगा। इसमें फर्मों के प्रवेश तथा छोड़ने की स्वतंत्रता होती है, मतलब फर्मों को प्रवेश तथा छोड़ने की स्वतंत्रता किससे होती है, तो उद्योग से, मतलब उद्योग में फर्म प्रवेश भी कर सकता है और उसको छोड़ भी सकता है। इस बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है तथा वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ण गतिशीलता होती है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु की मांग की मूल्य लोच 3 है, मांग की मूल्य लोच कितनी है, 3 है। एक गृहस्थ 6 रुपया प्रति इकाई कीमत पर उसकी 10 इकाइयां की मांग करता है, गृहस्थ वस्तु की कितनी मांग करेगा यदि कीमत कम होकर 5 रुपया प्रति इकाई रह जाती है। तो इसका मैथ है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक वस्तु की मूल्य लोच कितना है, 3 है। मूल्य लोच करने मतलब है ED बराबर आपका 3 है, ये मूल्य लोच दिया हुआ है, ठीक है। गृहस्थ 6 रुपया, मतलब पहले शुरू का मूल्य कितना है 6 रुपया, तो P यहाँ 6 हो जाएगा जो यहाँ लिखे हैं। 6 पर कितना इकाई खरीदता है, तो 30 इकाइयों का क्रय करता है। यहाँ देखिए लेकिन 6 रुपया प्रति इकाई पर कीमत उसकी कितनी है, 6 रुपये प्रति इकाई कीमत पर इसकी 30 इकाइयाँ की मांग करता है। 30 इकाइयाँ मतलब Q, शुरू का मात्रा कितना है 30, तो यहाँ देखिए Q बराबर 30 लिखे हैं। गृहस्थ वस्तु की कितनी मांग करेगा यदि कीमत कम होकर 5 रुपया प्रति इकाई रह जाती है। अब कितनी मांग करेगा, तो यहाँ पर क्या कहता है कीमत होकर 5 रुपया हो जाता है। पहले कीमत कितना था 6 रुपया, अब हो जाता है 5, तो 5 कैसे होगा, जब हम इसमें 1 माइनस करेंगे, मतलब 6 में 1 माइनस करेंगे तभी तो ये 5 होगा, तो इसलिए जो डेल्टा P है उसको हम लोग -1 रखेंगे, और या फिर इसको आप निकाल भी सकते हैं P माइनस P1 करके, मतलब P हो गया आपका 6, P1 को मान लेंगे 5, तो बचेगा आपका कितना P1 माइनस यहाँ है आपका 5, तो यहाँ बचेगा -1। इस तरह हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं। तो डेल्टा P आपका -1 हो गया, और कितनी इकाइयाँ खरीदेगा तो इसलिए क्वेश्चन मार्क इसमें लगा हुआ। इसमें हम लोग फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, तो लोच का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा Q बटा डेल्टा P गुने P बटा Q। तो यहाँ पर ED का मान दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है मांग की मूल्य लोच 3 है, तो मूल्य लोच आपका दिया हुआ है तो ED की जगह 3 रख दिए, बराबर माइनस डेल्टा Q, तो डेल्टा Q निकालना है इसलिए वाट लगा हुआ है यहाँ, तो डेल्टा Q का डेल्टा Q ही रह गया। फिर यहाँ डेल्टा P का मान कितना हो जाएगा -1, क्योंकि
बोल रहा है जब कीमत घटकर 5 हो जाए, तो 5 कब होगा, जब इसमें 1 माइनस करेंगे, इसलिए यहाँ डेल्टा पी -1 लिखा गया है। तो यहाँ पर डेल्टा पी की जगह -1 रख दिए, गुना फिर यहाँ पी है, तो पी मतलब शुरू का मूल्य कितना है 6 रख दिए, क्यू मतलब शुरू में कितना मात्रा खरीदा था, तो क्यू बराबर 30 है, 30 बैठा दिए। अब इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, आपका 15 आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ से 6 पचे 30 कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो आपका बच जाएगा कितना 3 बराबर डेल्टा क्यू बट्टा 5 बच गया। हमको डेल्टा क्यू का मान निकालना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये डेल्टा क्यू 1 से गुना हो तो डेल्टा क्यू बराबर, और ये 5 3 से गुना हो तो 15, तो डेल्टा क्यू आपका कितना निकल गया 15। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ 15 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर साफ पता हो गया कि कीमत तथा मांग में उल्टा संबंध होता है, इसलिए कीमत कम होने पर मांग माने क्यू प्लस डेल्टा क्यू बराबर 30 प्लस 15, क्योंकि लास्ट में आपका क्यू का मान 30 शुरू में यहाँ दिया हुआ था कि 6 रुपया पर कितना इकाई खरीद क्रय करता है 30 इकाइयाँ, इसलिए क्यू जो है 30 दिया हुआ है, और डेल्टा क्यू अभी हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर डेल्टा क्यू का मान आ गया 15, तो 30 प्लस 15 कितना इकाई खरीदेगा 45 इकाई खरीदेगा। तो यहाँ पर कीमत कम होने से मतलब जब 6 रुपया दाम था तो 30 इकाइयाँ खरीदता था, और जब 5 रुपया कीमत हो जाएगा तो उसकी कितनी इकाइयाँ खरीदेगा 45 इकाइयाँ खरीदेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया है। आशा करते हैं ये मैथ आपको समझ में आ गया होगा। यदि दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर से मैं इसको बताने की ज़रूर प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। और इकोनॉमिक्स के अगर बच्चे हैं तो इकोनॉमिक्स के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वे भी अच्छे अंकों से पास कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। बाय बाय।